प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। कल 13 अगस्त है, फिर ज़ाहिर है कल से ही जश्न आज़ादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। फिर 14 अगस्त को पूरी कौम जश्न आज़ादी भरपूर मिली जोश व जज्बे के साथ मनाती है। लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 6 तारीख को ऐलान किया था कि 14 अगस्त को इस मरतबा एहतजाज किया जाएगा। इस पर काफ़ी सवाल भी उठ रहे थे कि 14 अगस्त तो एहतजाज का दिन नहीं होता, ये तो जश्न का दिन होता है, जश्न मनाने का दिन होता है। लेकिन चूंकि इमरान खान साहब ने खुद ये ट्वीट की थी कि हम एक और एहतजाज, अब अगला एहतजाज जो है वो 14 अगस्त को करेंगे, पूरी कौम हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकले, उन्होंने कौम से ये अपील की थी। और ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये कह रहे थे कि हम फिर से एहतजाज करने जा रहे हैं। लेकिन आज उसमें एक क्लैरिटी आई है या कन्फ्यूजन आई है, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन क्लैरिटी के लिए पीटीआई के कुछ रहनुमाओं ने यह कहा है कि भाई एहतजाज हम नहीं कर रहे। लेकिन इसके साथ ही अलीमा खान साहबा ने कहा कि नहीं जनाब, पीटीआई के लिए इमरान खान की जो कॉल है 14 अगस्त की, वो तो अपनी जगह पर बरकरार है। तो गोया एक कन्फ्यूजन पैदा हो गई कि अब एहतजाज हो रहा है या जश्न आज़ादी हो रही है, आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। ये तो जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो आज सारा दिन मुख्तलिफ तरह की स्टेटमेंट्स देते रहे हैं, उन्हीं से पूछा जा सकता है और वही क्लैरिटी इसमें दे सकते हैं कि क्या होने जा रहा है। दूसरा, बिलावल साहब ने तकरीर की है। एक तो उसमें उन्होंने नए फाइनेंशियल कमीशन अवार्ड जारी करने का मुतालबा किया और वो ये कह रहे हैं कि एक नया अवार्ड जारी किया जाए, यानी सूबों के पास अब चूंकि महकमे बहुत बढ़ गए हैं और काम करने के बहुत हैं, उसके लिए जो अवार्ड मिल रहा है वो कम है, यानी ज़्यादा पैसे सूबों को मिलने चाहिए। जबकि हमारे यहाँ एक तस्वुर पहले से ये पाया जाता है कि सूबों को जो पैसे जा रहे हैं उसके बाद विफाक के पास कुछ बचता नहीं है, तो विफाक को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 18वीं तरमीम के या तो खात्मे की लोग बात करते रहते हैं या 18वीं तरमीम में कुछ तब्दीली की बात करते रहते हैं, जिससे विफाक से कुछ कम शेयर जो है वो सूबों को जाए। अब बिलावल साहब ने एक नई बहस को इस वक्त एक ऐसे मौके पर छेड़ा है जब यह बहस हो रही है कि 18वीं तरमीम के खात्मे या उसमें तब्दीली के लिए 27वीं तरमीम में कोशिशें की जा रही हैं, या 27वीं तरमीम में ज़ेर गौर जो चीज़ें हैं उसमें से एक ये भी है कि 18वीं तरमीम को छेड़छाड़ करके कुछ तब्दील कर लिया जाए। लेकिन बिलावल साहब ने इसी मौके पर आकर यह कह दिया है कि नया फाइनेंशियल कमीशन जो है उसको अवार्ड को जारी किया जाए। तो फिर ये क्या एक नई बहस को जन्म दे रही है बिलावल साहब की बात। एक और दावा भी उन्होंने किया, वो कहते हैं कि काजी फाइज ईसा साहब का नई आईनी अदालत जो थी उसके सरबराह के तौर पर तकर्रुर ज़ेर गौर था और हम ये लगाना चाहते थे, जबकि इससे पहले जो हुकूमत की तरफ से हमें सब बातें बताई गई उसमें कहा गया कि जी ये सब कुछ जो तरमीम लाई जा रही है 26वीं तरमीम, ये काजी फाइज के लिए नहीं है। तो आज जो इंकशाफ हमारे सामने आया है उससे यह भी अंदाजा हुआ कि नहीं, हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो शायद फिर दुरुस्त नहीं था, अगर बिलावल साहब ठीक कह रहे हैं तो। ये भी बड़ा अहम मौजू है। और इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग भी हुई है इमरान खान की, जो ज़मानतें मुस्तरद हुई से लाहौर हाई कोर्ट से, उसमें मेरिट पर डिस्कशन नहीं होगी, इसका क्या मतलब है, क्यों हो रहा है। और पेशावर हाई कोर्ट ने सेनेट और कौमी असम्बली के जो अपोजिशन लीडर्स हैं वहां पर नए अपोजिशन लीडर के इंतखाब करने से रोक दिया है। इसका क्या इंपैक्ट होगा, ये तमाम चीज़ें आज प्रोग्राम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे साथ हाफिज़ अब्दुल्ला साहब तशरीफ़ फरमा हैं, JUI के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। शैला रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। शैला साहब आपको भी खुशामदीद। और डॉक्टर हमायूं मोहम्मद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सेनेटर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। मैं शुरू करता हूँ डॉक्टर हमायूं मोहम्मद साहब से। डॉक्टर साहब ज़रा वाज़े कर दें, 14 अगस्त को एहतजाज होगा या जश्न मनाया जाएगा आज़ादी का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग इतने कंफ्यूज क्यों हैं। हाँ, आपने इमरान खान की ट्वीट पढ़ी, आपने अलीमा खान साहबा की तकरीर सुनी, उसमें उन्होंने कहा 5 मई के रेफरेंस, 5 अगस्त के रेफरेंस से वहां पे कहा था एहतजाज होगा। 14 अगस्त के रेफरेंस से उन्होंने कहा कि हकीकी आज़ादी के लिए पूरी कौम निकले। उसमें किसी जगह पे एहतजाज का जिक्र नहीं है, लेकिन वो एहतजाज एक किस्म का ये होगा मेरी नज़र में कि मैं निकलूंगा, मैं 14 अगस्त को निकलूंगा, मेरे एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा होगा, दूसरे हाथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा होगा। मैं हकीकी आज़ादी के लिए निकलूंगा और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है, मतलब 2 रियासतों में से एक रियासत है कि जो बनी थी
पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और हकीकी आज़ादी है तो फिर वहां पे हमें हर चीज की आज़ादी होनी चाहिए। आज़ादी होनी चाहिए कि जब मैं एहतजाज के लिए कभी भी निकलूं मुझे कोई रोके ना। हाँ, मुझे पुरअमन रहना चाहिए। हाँ, मेरे हाथ में हथियार नहीं होना चाहिए, मैं एग्री करता हूँ। हाँ, मुझे असेंबल होना चाहिए, मेरे ऊपर दफा 144 हर दफा नहीं लगना चाहिए, ये मेरा पॉलिटिकल राइट है। हाँ, मेरे ऊपर ऐसे केसेस नहीं होने चाहिए जिनकी बेसिस झूठ पर हो। नहीं मगर हमायूं साहब, अब मैं आपकी बातों से तो मैं और कंफ्यूज हो गया हूं। मैं 2-3 मिनट समझने की कोशिश की मैंने कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अब सादा लफ्जों में बता दें, आप एहतजाज के लिए निकल रहे हैं या जश्न मनाने के लिए निकल रहे हैं? ना, ये आप निकल तो रहे हैं। देखिए ऐसा, देखिए मुझे साफ है, उसमें लिखा हुआ है कि सारी कौम निकलेगी और सारी कौम आजादी के लिए, हकीकी आजादी के लिए निकलेगी। हकीकी आजादी से मतलब ये है कि जहां पे रूल ऑफ लॉ हो, जो सबके लिए बराबर हो, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती हो, दस्तूर की बालादस्ती हो, जो सबके लिए बराबर हो, उसमें दस्तूर को मस ना किया जाए, और जहां पे एज पर कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के एक तो वोट और फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस और इस किस्म की चीजों, इसके लिए नहीं, लेकिन लोग तो 14 अगस्त को वैसे भी निकलते हैं, 13 अगस्त की रात को निकलते हैं, मोटरसाइकिलों पे निकलते हैं, गाड़ियों में निकलते हैं, फैमिली के साथ निकलते हैं। लेकिन हमारे साहब, आप ये कह रहे हैं कि निकले वैसे ही जैसे निकलते हैं, बस नियत फर्क रखें अपनी, दिल में नियत आपकी होनी चाहिए कि आप हकीकी आजादी के लिए निकल रहे हैं। नहीं, मेरी नजर में जब आप निकलो, आप बिल्कुल आजादी के लिए निकलो, बिल्कुल जश्न के लिए निकलो। आपके हाथ में 2 झंडे हो, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और एक पाकिस्तान का। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? ठीक, कोई प्रॉब्लम है हाफिज साहब, हाफिज अब्दुल्ला साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, असदुल्ला खान साहब तहरीक इंसाफ एक पार्टी है, उनकी एक क़यादत है, पाकिस्तान की अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है, मुल्क में उसके फॉलोअर्स हैं जी, और फैसले भी उनके अपने हैं। आप जिस ट्वीट का हवाला देते हैं जी, वहाँ 5 अगस्त का एहतजाज और 6 को ट्वीट है कि 14 अगस्त को भी एहतजाज जी। आपने मुख्तलिफ क्लिप्स भी चलाए जी कि नहीं एहतजाज नहीं होगा, जश्न होगा। अभी हुमायूं की बात भी आपने सुनी जी। मेरे ख़्याल में ये इनकी पार्टी की अपनी हिकमत अमली है। ये कौम सुन रही है कि पार्टी की लीडरशिप एक पेज पर है या नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि पार्टी की लीडरशिप जो बाहर है वो उस लीडरशिप के साथ जो अंदर है एक पेज पर है, एक सफ़े पर है या नहीं। ये फैसला कौम पर करने दो, उस पर छोड़ दें। अभी मैं अगर कहूँ कि ठीक है भी मुझे हक़ नहीं है, वो जाने और उनकी पार्टी जाने। अगर मैं ये कहूँ कि गलत है तो भी मेरे ख़्याल में बेजा मुदाखलत है। ठीक, एक बात। दूसरी बात यह है कि 14 अगस्त वाकई जश्न का दिन है, हम पूरी कौम आज़ादी मनाते हैं। लेकिन एक ये आज़ादी हम क्यों मनाते हैं? क्या आज़ादी सिर्फ झंडे लहराने का नाम है? ये कोई एक अलामत है? झंडा लहराना ये आज़ादी की अलामत है, पहचान है। जिंदाबाद के नारे लगाने ये एक खित्ते की आज़ादी की पहचान, एक कौम की आज़ादी की पहचान और एक अलामत है। लेकिन इसके साथ साथ ये कमिटमेंट भी है। उस कमिटमेंट को, उस अहद को हमने दोहराना है जो कायद-ए-आज़म ने कौम से किया था और इस खित्ते से किया था। क्या कि ये एक इस्लामी रियासत होगा, सही, ये एक फलाही रियासत होगा, सही, ये एक जमहूरी रियासत होगा और इसका नाम पाकिस्तान है जी। अब आप सवाल उठता है कि क्या इस मुल्क में दस्तूर के अंदर तो है, गारंटी है कि इस मुल्क का मज़हब और दीन इस्लाम होगा, ये बेदीन मुल्क नहीं है, यही है ना। अगर मैं ये कहूँ कि ये मुल्क बेदीन है, ये मुल्क इसकी कोई मज़हब और ईमान और दीन नहीं है, तो गाली है मैं मुल्क दे रहा हूँ। लेकिन इस मुल्क का एक दीन, एक मज़हब है जो इस्लाम है, और इस कौम का भी एक दीन और एक मज़हब है जो इस्लाम है। उसका जिस फ़िरक़े से भी ताल्लुक़ हो, सही है, जिस मसलक से भी ताल्लुक़ हो। हम ये कहते हैं कि ये मुल्क जमहूरी मुल्क है, ये जमहूरी बुनियादों पर वजूद में आया है, और कायद-ए-आज़म ने भी जमहूरियत की बात की थी। क्या इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या नहीं है? अगर नहीं है तो मैं अहद जदीद करता हूँ कि कायद-ए-आज़म की उस बात के साथ कमिटमेंट एक बार फिर दोहराता हूँ कि मैं इस मुल्क में इस्लाम चाहता हूँ,
वो इस्लाम जो आइन कहता है। जमहूरियत मैं इस मुल्क में जमहूरियत चाहता हूँ, ठीक। वो जमहूरियत जिसके साथ कायद आज़म ने कमिटमेंट किया था। मैं ये मुल्क वो पाकिस्तान चाहता हूँ, वो जोग्राफिया जिस पाकिस्तान की बात कायद आज़म ने की थी, मैं उस कमिटमेंट का इजहार करता हूँ। अब इस तरीके से जब आप मनाएंगे तो इसमें आप कौम को शऊर भी देंगे और इधर सवालात भी उठते हैं। सो ये एहतजाज नहीं है, ये मैं डिमांड यही है ना, मैं यही कह रहा हूँ कि क्या इस मुल्क में इस्लाम है, क्या इस मुल्क में वाकई हकीकी जमहूरियत है, क्या इस मुल्क में डायरेक्ट 35-36 साल मार्शल्ला था या नहीं था, डिक्टेटरों की हुकूमत थी या नहीं थी, सही है। क्या इस मुल्क में जुनूजू जैसे वज़ारत उज़्मा आए हैं या नहीं है, जिसको जमहूरियत का नाम दिया गया, शौकत अज़ीज़ जैसे वज़ीर आज़म आया था या नहीं आया था, तो उसको तो भी आप हकीकी जमहूरियत नहीं कह सकते हैं। 2018 में जो इलेक्शन हुआ, जो मुसल्लत हुआ, मेरे मुताबिक आज जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ उसको भी हम इलेक्शन नहीं कहते हैं। जिस तरह 18 के इलेक्शन को हम सिलेक्शन कहते थे, ठीक है, और वज़ीर आज़म को सेलेक्टेड कहते थे, आज जमीयत उलमा इस्लाम 8 फरवरी के इलेक्शन को ऑक्शन कहते हैं। इसको इलेक्शन नहीं कहते, एक सिलेक्शन थी और एक ऑक्शन है। ये ऑक्शन है। इसलिए हम कहते हैं कि इस मुल्क में न सिलेक्शन हो न ऑक्शन हो, इस मुल्क में इलेक्शन हो। और इलेक्शन कौन? अवाम की वोट से। आज बल्कि आपने ऑक्शन और सिलेक्शन और उसकी बात की है, तो आज एक कामरान टेसोरी साहब का क्लिप बड़ा वायरल है। वैसे मुझे नहीं मालूम कि ये कब का है, आजकल का है या वायरल बहरहाल आज है। ये कामरान टेसोरी साहब ने एक जगह तकरीब में कहा है कि आप वोट, या ज़ाहिर है वो अपनी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे, मगर आप किसी और को वोट देंगे उसका फायदा नहीं है, क्योंकि डब्बों से वो निकलना तो उनके लिए है नहीं। तो अब ये जो जमहूरियत के लिए निकलना, शैला साहिबा, आपके ख्याल में इसमें कोई हर्ज है कि एक जमात निकले और कहे कि भाई मुल्क में जो चीज़ें नहीं हैं या जिस चीज़ को हम डिमांड करते हैं हम उसी का नारा लगा के निकल रहे हैं? इसको आप एहतजाज की डेफिनेशन दे दें, इसको जश्न मनाना कहते हैं या कुछ भी, इसमें कोई मसला है? मैं ये समझती हूँ कि जिसको जब एहसास हो जाए कि हमें जमहूरियत के लिए काम करना है, हाँ, और जमहूरी अंदाज से हुकूमत में आना है, ऑप्शन के तौर पर नहीं आना कि थर्ड ऑप्शन बना के कोई ले आए, तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ उसूल हैं। एक हमारा इस्लामिक कैलेंडर होता है और एक हमारा नेशनल होता है। ठीक है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो हमारे यहाँ का रमज़ान के बाद की ईद है, अगर हम लोग के घरों में कोई मौत भी हो जाए तो जो ईद का दिन है उसको खामोशी से, जितना भी आपके घर में गम हो, आप उस ईद के दिन उस गम को एक साइड दिल में ज़रूर रखते हैं, लेकिन ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं। सही है। आप सादा कपड़ा पहन लेते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि ईद में एक रमज़ान का वो होता है, तो उसमें आप घर में गम की फिजा नहीं लाते, सादा हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। 10 मुहर्रम को आप अपने घर में शादी नहीं करते, नहीं रखते। ठीक है, ठीक है। इसी तरह बकरीद पे आपके घर में कुछ भी हो जाए, घर में मौत हो जाए, लेकिन सुन्नत इब्राहिमी आप अदा करते हैं। हाँ, नहीं, अब तो 14 हर अगस्त को एक क्या का डेकोरम चीजें क्या है 14 हाँ, अगस्त? तो अब ये जो 14 अगस्त है, मैं मानती हूँ कि ये इससे बड़ा हमारे लिए कोई दिन नहीं है नेशनल कैलेंडर में। सही बात है। और इसमें हम जो कुछ भी हमारे साथ हो, हमने शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी हुई, लेकिन 14 अगस्त को 14 अगस्त की तरह मनाया। सही है। क्योंकि हमारी सियासत, हमारा जीना मरना इस मुल्क के लिए है, ठीक है। बीबी साहिबा की शहादत हुई, लेकिन 14 अगस्त को घर पे झंडे को भी लहराया गया, झंडे को बदला भी गया, और पाकिस्तान की सालमियत की बात की गई है। जो हमारी जमहूरी जद्दोजहद है उसके लिए बहुत सारे दिन है। ठीक। अगर इलेक्शन इसका नाम है, 14 अगस्त को नहीं लगाना, अगर नहीं, आप सब चीज़ों को दिल में ये देखिए, 14 अगस्त तो नाम ही इसका है कि मेरा एक मुल्क हो जहाँ मुझे अपने तौर तरीके, अपने मजहबी रिवायात के हिसाब से ज़िंदगी गुजारने का हक़ हो, जहाँ मेरे मुल्क में अक़लियतों को आज़ादी से उनके भी, यही है ना दुख। तो मेरा ये कहना है कि हम इस मुल्क में रोज़ सियासत करते हैं, लेकिन एक दिन हम
अपने मुल्क के लिए ऐसा करते हैं जिसमें आज हमारे सारे सियासी नज़रियाती इख्तलाफात एक जगह, आज सिर्फ हमने अपने मुल्क के लिए दुआ करनी है और आज सिर्फ पाकिस्तान। अगर मुल्क की बेहतरी के लिए ही कोई बंदा जमहूरियत मांग रहा है, आइन की बहाली मांग रहा है, मांगता रहे, रोज तो मांगे, उसमें 14 अगस्त को मांगने में क्या ममानियत है? मैं कब कह रही हूँ कि है, लेकिन आप रोजाना इतने बड़े बड़े फंक्शंस हो रहे हैं। आपने देखा सिंध के अंदर हैदराबाद में लाखों का हुआ है, सक्खर में इससे पहले इतना बड़ा नहीं हुआ कंसर्ट, हैदराबाद में नहीं हुआ और कल कराची में मेरे घर के सामने होगा। 14 अगस्त को क्या करना चाहिए? एक मिनट हुकूमत के तहत हो रहा है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी झंडे लेके आ जाए, पीपल्स पार्टी के नहीं आ रही ना, आम आवाम के साथ बैठे सारे वुज़रा भी, सब लोग, और पाकिस्तान की बात है। और मैं ये समझती हूँ कि इस मुल्क में जिसने भी सियासत की है वो पाकिस्तान के लिए की है, ठीक है, पाकिस्तान के अवाम के लिए। तो आपका कहना यह है कि ये जो पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं ये 14 अगस्त के जश्न से अलग करते हैं, जरा अलग करते हैं। बिल्कुल ठीक है, चलिए इससे क्या डॉक्टर हमायूं मोहम्मद इत्तेफाक करते ही नहीं, और फिर मैं बिलावल साहब की बातों आज हालांकि ऊपर हो गया है। चले मैं फिर आता हूँ जरा बिलावल साहब का जो मुतालबा है नया जो फाइनेंशियल कमीशन अवार्ड जारी करने का, इसका क्या मतलब है? वो एक्चुअली क्या मांग रहे हैं? और क्या इस वक्त जो हम बातें सुन रहे हैं 18वीं तरमीम के हवाले से या NFC अवार्ड में शेयर सूबों का कम करने के हवाले से, क्योंकि वफाक के पास नहीं चलता है कुछ भी मुल्क को चलाने के लिए, तो ये क्या डिमांड उससे मुतसादिम है? एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। एक तो जो हमारी पहले डिस्कशन चल रही थी, मैं चाह रहा हूं कि उस पर एक कमेंट लेके उसको फिर वाइंड अप कर लें और मैं अगले मौजू पर बिलावल साहब ने जो बातें की हैं उस पर आ जाते हैं। लेकिन सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब, शैला साहबा का मौक़िफ़ ये है कि आप पूरा साल सियासत करते हैं, जमहूरियत की बात भी करते हैं, जमहूरियत का नारा भी लगाते हैं, आपके मुतालबात भी हो सकता है बिल्कुल ठीक हों, लेकिन क्या हर्ज है कि एक 14 अगस्त के दिन आप ये बात ना करें और सिर्फ सेलिब्रेट कर लें 14 अगस्त को अपनी इंडिपेंडेंस को, 15 अगस्त को आप ये मुतालबात कर लीजिएगा? इसमें भी क्या हर्ज है, इस तजवीज़ में भी? देखिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, किसी चीज़ में कोई हर्ज नहीं है। जैसे हमदुल्ला साहब ने कहा है कि आप मुख्तलिफ चीज़ों से लेकर बात की है, मुझे समझ नहीं आती कि अगर आप फर्ज करें, मैं जैसे अभी शैला रज़ा साहब बात बता रही थी कि अगर कोई मौत हो जाती है तो आप सादे हो जाते हैं। आपके पास दो चॉइस है, आप बिल्कुल सादा रहें, बिल्कुल उस लिहाज से करें। आपने अगर नमाज पढ़ना तो दूसरे तरीके से बात है, लेकिन अगर आप अपने घर में कोई सेवियां भी पकाना चाहते हैं आप जो पका लें। क्या अगर सेवियां नहीं पकाएंगे तो इसका मतलब है कि आप वो त्यौहार में शामिल नहीं होंगे? या क्या अगर आप रंग बिरंगी कपड़े नहीं पहनेंगे तो क्या? देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो जैसे आप कहते हैं ना जोश और जज्बे के साथ, तो बहुत सारी चीजें होश और जज्बे के साथ भी करनी होती है। जब जैसे अब्दुल्ला साहब बातचीतें बता रहे थे कि क्या सवाल पहले होना चाहिए, हम लोग जिस चीज के लिए आजाद हुए थे, क्या हमने वो आजादी इन ट्रू सेंस ले ली है? क्या अब मैं मिसाल देता हूं, मैं ख्याल में लाहौर के जजमेंट में पैराग्राफ 28 में जज साहब ने 1857 की तशबीह दी है और कहा है कि PTI वाले जो म्यूटनी थी 1857 की, उससे तशबीह दी है। तो मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने इसमें तशबीह किस लिहाज से, क्योंकि 1857 में जिन लोगों ने म्यूटनी की थी उन लोगों ने वो तो हीरो हैं, आमरीत के खिलाफ की थी। उन लोगों ने बीज बोया था आज की आजादी के लिए जो आप मना रहे हो। तो मुझे समझ नहीं आती थी। और नंबर 2, क्या वो अपने आप को तशबीह दे रहे थे लॉर्ड मैक्यूले जो उस वक्त के थे, जिन्होंने वो सेक्शंस डाले थे, वो सारे सेक्शंस आज अप्लाई हो रहे हैं ऑपोजिशन के लिए। आप तशबीह दे रहे हो अपने आप को ब्रिटिश राज के साथ, आप अपने आप को, आप इस हुकूमत को तशबीह दे रहे हो ब्रिटिश राज के साथ, और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन मतवालों के साथ दे रहे हो जिन्होंने उस जो ऑपरेशन था उसके खिलाफ खड़े हुए थे। तो मुझे समझ नहीं आया उसकी। लेकिन क्या आज वाकई आजादी है? क्या आज? लेकिन शैला साहबा का ज़िमनी सवाल अभी ये आया है, शायद आप तक आवाज ना पहुंची हो, वो कह रही है कि 3 साल और 8 महीने तक, मुझे पूरी आवाज आई है, 3 साल और 8 महीने तक वो कह रही है कि जब आपकी हुकूमत थी तो क्या हकीकी जमहूरियत थी उस वक्त मुल्क में? नहीं थी। देखिए, हकीकी जमहूरियत पाकिस्तान में आज तक हुई नहीं है। पाकिस्तान में कभी भी हकीकी जमहूरियत नहीं थी। ठीक है,
पाकिस्तान में अगर हकीकी जमहूरियत होती तो 1970s में उस वक्त जो थे वो किसी और की हुकूमत होती, जुल्फिकार अली भुट्टो की ना होती। कभी इलेक्शंस के लिहाज से कभी वो रिजल्ट्स नहीं आए जो इलेक्शंस बताते हैं, या जिस तरीके से इलेक्शंस को मैन्यूवर किया जाता है। तो मेरा एक सवाल भी हो जाता है कि अगर फर्ज करें, मैं एक सवाल उठाता हूँ कि यार पाकिस्तान में ये जमहूरियत नहीं है या पाकिस्तान में ये चीज नहीं है, मैं उसका सवाल उठाता हूँ 14 अगस्त वाले दिन, क्या उसकी वजह से मैं एंटी पाकिस्तान हो जाऊंगा? क्या उसकी वजह से मैं कोई बुरा इंसान हो जाऊंगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी नजर में अगर कोई बंदा किसी गलती की निशानदेही करता है, उस दिन ये करके क्या हासिल कर लेंगे? लेकिन अगर वो ये करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं करता हूं, उस दिन कर लिया तो क्या गुनाह हो तो क्या उसमें आप ही के लोग कह रहे हैं ना, नहीं कर रहे, जश्न का दिन है, आप क्यों अड़े में? नहीं, वो कह रहे हैं कि हम निकलेंगे तो जश्न मनाने के लिए, लेकिन मुतालबात के साथ निकलेंगे। कौन सुन रहा है? देखिए जश्न, आप देखिए, खुदा का ना खासा, मैं एक मिसाल देता हूँ, गलती मिसाल है, एक मिसाल देता हूँ। खुदा ना खासा आप कहेंगे ऐसी की जमहूरियत नहीं है। एक मिनट है, खुदा ना खासा कोई अपने बच्चों की, बेटी की शादी करता है और वो बेटी की शादी टूट रही होती है, क्या वो उसकी एनिवर्सरी मनाएगा खुशी से, या उसके अंदर जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेगा? हाँ, लेकिन कोई एक दिन जो है उसको छोड़ के दूसरा दिन कर लेगा, जिस दिन खुशी होगी उस दिन हटा लेगा कि अगर इसको हम कल डिस्कस कर लेंगे। और मुझे एक बात बताइए, झंडा उठाने से हकीकी आजादी के लिए लोग सोचेंगे? तो झंडा उठाने में हर्ज क्या है? हम ये कह रहे हैं कि हमारे घर पे भी हमेशा मिनिस्टर थी, डिप्टी स्पीकर थी, 2 झंडे लगे रहे, लेकिन पाकिस्तान के झंडे को ऊंचा करते हैं और पार्टी के झंडे को थोड़ा उससे नीचा रखते हैं। तो जब 14 अगस्त होती है तो हम पार्टी का झंडा घर से उतार देते हैं। बिल्कुल सही है, ताकि वो प्रोमिनेंट हो, ये तरीका होता है। और मैं इनको ये बताऊंगी, पता नहीं किन बातों में रहते हैं, जब ये जिन इलेक्शंस का जिक्र करते हैं तो इनको ये पता होना चाहिए कि ये कौन से इलेक्शन का जिक्र कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ये बांग्लादेश की और पता नहीं कौन कौन सी बातें लाते हैं। तो उस वक्त 71 के इलेक्शन या 77 की, आप ये कह रहे हैं कि दोनों अलग अलग बातें हैं? अलग अलग बातें। और याया की अगर हुकूमत हो तो माशाल्लाह होता है मुल्क में। हाँ, लेकिन 77 के इलेक्शन में भी भुट्टो साहब का इल्जाम तो ये लगा था ना कि उन्होंने अक्सरियत हासिल ही नहीं की उतनी जितनी इल्जाम था, लेकिन जब और 71 के इलेक्शन में था तो वो तो वाज़े रिजल्ट थे, लेकिन उन्होंने जिसकी अक्सरियत थी उसकी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। तो बेसिकली तो ये दो बातें। भुट्टो साहब तो गवर्नमेंट में थोड़ी थे, भुट्टो साहब तो एक पार्टी थे। लेकिन उन्होंने कहा तो था ना कि खबरदार कोई वहां की असेंबली ये तो उन्होंने अपनी पार्टी को कहा था ना। मुल्क में हुकूमत किसकी थी? मार्शल्लाह था, लेकिन भुट्टो साहब ने तस्लीम तो नहीं किया था ना उस अक्सरियत को। पार्टीज तो करती नहीं है, क्योंकि आपके जो शेख मजीद थे उसने कहा था कि मेरी जो शर्तें हैं उसमें करेंसी अलग होगी, स्टेट बैंक अलग होगा, खर्च पॉलिसी अलग होगी। एक मुल्क में 2 सिस्टम नहीं होते, इसलिए उन्होंने कहा था कि कोई उस पार्टी, हमारी पार्टी का वहाँ नहीं जाएगा। लेकिन मुल्क में हुकूमत जो थी ना याया खान की, भुट्टो साहब कोई वजीर आजम या सदर नहीं थे। ठीक है, बिल्कुल सही है, मुल्क में याया खान था। चलिए उसके फैसले बहस चली जाएगी, लेकिन बहरहाल इन्होंने तस्लीम की कोई सी हुकूमत है, हमने इनकी नहीं की थी, जिसका रिजल्ट 4 दिन रुका था। एक चीज थर्ड ऑप्शन बन के आए थे। ये अगले मौजू पर आना चाह रहा हूँ मैं, हाफिज अब्दुल्ला साहब। ये एक तो हम 27वीं तरमीम की जो बातें सुन रहे हैं, अगरचे आज बिलावल साहब ने कहा कि जी अभी तक हमसे फॉर्मली किसी ने बात नहीं की 27वीं तरमीम के हवाले से, लेकिन बहरहाल इसके बावजूद कहीं ना कहीं 27वीं तरमीम पर हल्का फुल्का काम या डिस्कशन चीज़ें चल रही हैं। सवाल मेरा आपसे यह है कि एक मौजू चलें, बाकी अदलिया और बहुत सारे मौजूद उसके तरमीम के होंगे, लेकिन उसमें से एक मौजू मुमकिन तौर पर जो है वो हो सकता है, हमने देखा हमेशा मुक़्तदरा की ख्वाहिश रही है या एक नुक्ता नज़र रहा है कि 18वीं तरमीम से नुकसान पहुंचा है वफाक को। बाजवा साहब भी मसलन मुझे याद है वो कहा करते थे कि 18वीं तरमीम के साथ मुल्क को चलाना मुश्किल होगा। आपके ख्याल में जो बिलावल साहब का मुतालबा है ये इस सोच से मुतसादिम है? यानी NFC अवार्ड में ज़्यादा शेयर मिल रहा है सूबों को, बिलावल साहब कह रहे हैं नया फाइनेंशियल कमीशन जारी किया जाए। देखिए असदुल्ला खान साहब, बात यह है कि एक तो गालिबन 10-15 साल से NFC नहीं हुआ है। 2016 हाँ जी, 2016 से नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? एक बात, और बग़ैर NFC की जब आप बजट पेश करते हैं फिर आईनी माहिरीन इस पर भी सोचे कि ये बजट आईनी है या गैर आईनी है, इसकी आईनी कोई हैसियत है या नहीं है। दूसरी बात यह है कि NFC की जो तकसीम हुई है NFC के तहत सूबों के लिए क्या हिस्सा है और वफाक के लिए क्या हिस्सा है, लास्ट में जो फैसला हुआ फाइनल, इसमें ये तमाम पार्टियां शामिल थी। हो सकता है उस 1 पेज भी था उस वक्त,
तो जब पेज भी वन थी, हाँ। पार्टियां भी एक उस पर मुत्तफिक थी, अब क्या खराबी आ गई उसमें। दूसरी बात यह है कि ये मुतालबा बिल्कुल ठीक है कि NFC पर हुकूमत या रियासत क्यों खामोश है, हाँ। लेकिन NFC को नए सूरत में नई तश्कील हो, नई हुदूद हो, नई तकसीम हो, फिर हम इस बात को तक़वियत मिलती है कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है और 27वीं आईनी तरमीम में सबसे बुनियादी वार 18वीं तरमीम पर होगा। ये आप सुन रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल 18वीं तरमीम पर कट लगाएंगे, उसको रोल बैक करेंगे और NFC अवार्ड भी उसमें शामिल है। अच्छा। 18वीं तरमीम के तहत आपने सूबों को कुछ न कुछ खुद मुख्तारी दी है, वो खुद मुख्तारी सल्ब करने की कोशिश की जाएगी। हाँ। तो जब आप इस माहौल में, जब 27वीं तरमीम का मतलब 18वीं तरमीम को रोल बैक करना, हाँ। और NFC को नए सिरे से तश्कील देना, तो नए सिरे से NFC को तश्कील देना, क्या ये इस 27वीं तरमीम की जारहियत की तौसीक है या नहीं, हाँ। सपोर्ट है या नहीं, ये एक सवाल है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए क्या होगा, सूबों के पास जो माली इख्तियारात है वो वापस वफाक अपने पास रखेंगे। जैसे कि मसलन मैं मिसाल देता हूँ बलूचिस्तान और खैबर की। बलूचिस्तान और खैबर में जो मादनियात है, जो ज़खायर है, जो वसाइल है पहाड़ों में, ज़मीन में, वो आज सूबों के इख्तियार में 18वीं तरमीम के तहत, ख्वाह रिकॉर्डिक हो या फाटा वज़ीरिस्तान की जो मादनियात है या बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान ने अभी रिसेंटली 3 महीने पहले 13 मार्च को एक एक्ट पास किया जिसके तहत वो तमाम मादनियात व ज़खायर वफाक ने ले लिए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में वो पास नहीं हुआ है। तो जब इंज़िमाम की मर्जर को आप ख़त्म करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप वफाक के कंट्रोल में लाएंगे। तो जब लाएंगे तो उसकी अमन व अमान का मसला भी वफाक के अंडर आ गया। ऑपरेशन करना है या नहीं करना है, ठीक है, सुबह से नहीं पूछना है। सही है। उसकी मादनियात और ज़खायर सोना और चांदी के साथ क्या करेंगे, कहाँ, चीन पर बेचना है या अमेरिका पर बेचना है, कितने पे बेचना है, सुबह का ऐसा कितना होगा, ये फैसला सुबह के इख्तियार में नहीं होगा, ये कुछ बलूचिस्तान के साथ होगा। तीसरी बात ये होगी कि ग्वादर को फेडरल टेरिटरी करार दिया जाएगा, ग्वादर को। तो फिर क्या मतलब इसका, सीपेक बन रहा है ग्वादर की वजह से, 70 अरब रुपए आ रहे हैं, लेकिन 70 अरब में से बलूचिस्तान में 1 फुट रोड भी नहीं है, मोटरवे, वो बाकायदा ट्रेन मरेन वगैरह, वो मेट्रो तो कुछ भी नहीं है। सही है। तो जब आप 27वीं तरमीम इस मकसद के लिए लाया जा रहा है, और भी चीज़ें हैं उस पाइपलाइन में, 27वीं तरमीम की अभी तो ज़ाहिर है डिस्कशन है, हमें ज़ाहिर है गवर्नमेंट तो कह रही है कि हाँ, जहाँ तक आपने एक बात की कि हमसे पूछा जाएगा, यानी सियासतदानों से, पार्टियों से पूछा जाएगा, अभी तक हमसे किसी ने पूछा भी नहीं है कि हम 27वीं तरमीम। देखिए ये हाइब्रिड निज़ाम है, इस हाइब्रिड निज़ाम में किसी से नहीं पूछा जाएगा। नहीं, लेकिन पास तो पार्लियामेंट, मेरी बात तो सुनिए ना, मैं पीपल्स पार्टी का 18वीं तरमीम के खिलाफ वोट नहीं करेगी तो तरमीम कैसे पास होगी? किसी पार्टी का नाम नहीं लेता हूँ। देखिए इस कैबिनेट का एक अहम वजीर ने कहा कि ये हाइब्रिड निज़ाम है। तो हाइब्रिड निज़ाम तो 18 में भी था, तो वो आपने मुर्दाबाद कहा उस निज़ाम को। तो आज का हाइब्रिड निज़ाम कैसे खूबसूरत अब सवाल ये है आपकी गुफ्तगू से जो पैदा हो रहा है, अब जब हाइब्रिड निज़ाम है तो फिर जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम रातों रात आया और फिर इतवार के रात आया जी, और इतवार की रात में पूरी पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं, नींद भी आ रहे थे सबको, खाना भी नहीं खाया हुआ था, इतवार की बाजार लगी थी। आपके ख्याल में ये अपने मर्जी से बैठे थे? सही है, लेकिन तो ये 27वीं तरमीम भी इसी तरीके से आएगी, किसी को पता ही नहीं होगा। उस वक्त जो कंटेंट था उस तरमीम का, उसमें पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों उससे मुत्तफिक थे। अब सवाल पैदा होता है कि अब इससे मुत्तफिक पीपल्स पार्टी होगी। वजीर कानून खुद कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं है तरमीम का। चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक लेके सवाल आपके सामने रखता हूँ शहला साहबा के और फिर डॉक्टर हुमायूं के भी, कि इससे क्या सियासी जमातें मुत्तफिक होंगी? ऑपोजिशन का मुत्तफिक होना तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहरहाल हुकूमती जमातों का या इत्तेहादियों का मुत्तफिक होना तो ज़रूरी है 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए, या 2/3 अक्सरियत से वोट करने के लिए, यानी तरमीम करने के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं।
ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं 27वीं तरमीम की, और उसमें भी एनएफसी अवार्ड की बात कर रहे थे जो बिलावल साहब ने बात की है। मैं शैला साहब पहले आप, फिर मैं डॉक्टर मायूं के पास जाता हूँ। अगर इस तरह की कोई तरमीम ज़ेर गौर है जो हाफिज़ अब्दुल्ला साहब बात कर रहे थे, जिसमें 18वीं तरमीम वो कहते हैं कि इसके साथ इसमें तब्दीलियाँ की जाएंगी, पीपल्स पार्टी उसको वोट करेगी? मैं समझती हूँ कि 18वीं तरमीम जिस हालात में हमने की, और उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी, 126 सीटें थी नेशनल असेंबली की, और उस वक्त शायद 346 कंसेंसस डेवलप किया, हर पार्टी से लिए लोग, हर पार्टी से लिए, और बहुत कम इसमें डिसेंटिंग नोट थे। तो और उसके बाद सूबों को फ़ायदा भी हुआ है, और हम ये समझते हैं कि इस इलेक्शन से पहले भी मुसलसल इस बजट से पहले भी मुसलसल रज़ा रब्बानी की बात आ रही थी कि हर दफ़ा एनएफसी के बगैर ले आते हैं, क्योंकि मई 2016 से एनएफसी ड्यू है, पीटीआई ने भी नहीं कराया, और इस तरह बस एक वो कुछ पॉइंट्स पे उठाकर कर देते हैं। तो देखिए अब बहुत सारे पॉइंट्स जो है ना उनको रिकंसीडर करने की ज़रूरत है। पहले सिर्फ आप पहले पॉवर्टी नहीं होता था, पॉपुलेशन हो जाती थी, फिर उसके बाद सेंसस पे मसले आने लगे कि मुस्तकिल लोग कराची में पूरे पाकिस्तान से आकर नौकरी या रोज़गार के लिए आते हैं, उनकी फैमिलीज़ भी वहीं पे रहती हैं, लेकिन उनके एनआईसी वगैरह सब उन्हीं जगहों के, उनको गिना नहीं जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों को रिकंसीडर की ज़रूरत होती है, रिकंसीडरेशन की ज़रूरत होती है। पॉपुलेशन के साथ आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम बैठें। ये जो एग्जैक्टली बिलावल साहब क्या मांग रहे हैं, वो कहते हैं कि नया फाइनेंशियल कमीशन अवार्ड किया जाए, क्या मांग रहे हैं? क्योंकि है ना, देखें हमारा पिछले साल भी इस तरह से बात हुई थी कि 3 तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं प्रोविंस में, एक प्रोविंशियल और फेडरल के होते हैं, और एक फेडरल प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो अब जब हमने सपोर्ट के तौर पर गवर्नमेंट को कहा था कि हम सपोर्टर्स हैं आपके और आप जो हैं वो हुकूमत बनाएं, तो उसमें हमने ये कहा था कि जब आप पीएसडीपी बनाएंगे तो आप हमसे पूछेंगे ना कि कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कि उस पर क्या करना है, और तो वो उस तरह से नहीं हो रहा है, बल्कि कहा जा रहा है आपको इतने दे दिए ये वो, तो उससे सूबे में बहुत बेचैनी है। और मैं ये समझती हूँ कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिस पे हुकूमत को प्रोविंसेस के साथ बैठना चाहिए, लेकिन जैसे बड़ी मुश्किल से सीसीआई हुई, बड़ी मुश्किल से नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की मीटिंग हुई, तो ये चीज़ों से बेचैनी बढ़ रही है। अब तो ये एक ज़रूरी हो गया है कि हम अपने फाइनेंशियल मैटर्स को बेहतर करने के लिए बैठें। अब अगर एफबीआर काम नहीं कर रहा और वो अपना टारगेट उस तरह से अचीव नहीं कर रहा, सब एक ब्यूरोक्रेसी अपना स्टाइल लिए बैठी है, तो उसका खमियाजा सूबे क्यों भुगते? सही है, तो इसके लिए ये ज़रूरी है। मैं समझती हूँ कि एक ऐसे वक्त में कि मुल्क में अजीब तरह का माहौल है, ये सियासी बात होना बहुत अच्छी बात है, और अच्छी बात है कि हम ये करें। बाकी रही बात, जैसे कि चेयरमैन बिलावल ने कहा कि राना सनाउल्लाह ने तो ज़रूर कहा कि 27वीं तरमीम आ सकती है, लेकिन किसी पार्टी से कोई बात नहीं, अभी तक किसी पार्टी से बात नहीं हुई। तो हम वो बात देखिए बेटरमेंट की तरफ जाएंगे, इस तरह तो नहीं, लेकिन पीछे नहीं करेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही है। एक चीज़ डॉक्टर मायूं मोहम्मद साहब, जब हम बात कर रहे हैं 27वीं तरमीम की, तो 26वीं तरमीम का भी जिक्र साथ साथ हो रहा है। आज बिलावल साहब ने ये इंकिशाफ किया है कि काजी फाइज ईसा साहब को हम नई विफाकी आईनी अदालत का सरबराह बनाना चाहते थे, जबकि उस वक्त कहा जाता था कि ये पर्सन स्पेसिफिक तरमीम नहीं हो रही, किसी शख्सियत काजी फाइसा के लिए इसमें कुछ नहीं है। तो काजी फाइसा के लिए एक कोशिश तो हुई थी डॉक्टर हमायूं मोहम्मद साहब, लेकिन फिर वो नहीं हो सका। तो उस वक्त काजी फैसल साहब पर इल्ज़ाम ये लगाया जाता था कि वो जो फैसले कर रहे हैं वो इस सोच के तहत कर रहे हैं कि आइंदा उनका कोई स्टेक डेवलप हो जाए, या उनके आइंदा सिस्टम में उनके स्टेक्स थे जिसकी वजह से वो उस तरह के फैसले कर रहे हैं कि 2/3 अक्सरियत पहले आईनी तरमीम हो जाए जिसमें विफाकी आईनी अदालत बन जाए और वो उसके सरबराह बन जाए। ये इल्ज़ाम काजी फैसल साहब पर उस वक्त भी लग रहे थे। अब आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं सारी सिचुएशन को? देखिए, काजी फाइज ईसा साहब तो जब से उन्होंने हुदैबिया पेपर मेन का वो डिसीजन लिया था, वो उसी वक्त से उन्होंने बता दिया था कि उसको रुझान किया है। लेकिन मैं आपको 26वीं तरमीम का सबसे बड़ा कमाल दिखाता हूँ। 26वीं तरमीम की एक बहुत बड़ा कमाल ये है कि आप अपनी मर्जी का जज
चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो PMLN हो, जो गवर्नमेंट वाले वो अपनी मर्जी का अपने सूबे में लगा सकते हैं। जिस तरीके से जो आईनी बेंच बना सिंध में, उसका सुनने में आया है कि पीपल्स पार्टी वालों ने हुकूमत को कहा था कि जो हम नॉमिनेट करेंगे आप उनको बैक करोगे और वो हो जाएगा, और वो आ गया। अच्छा, जो शख्स आया है एज द आईनी बेंच का हेड आया है, वो किसी जमाने में इन्हीं के लिए मतलब इनके केसेस भी करता रहा है, वो भी करता रहा है, फिर उन्होंने इनको मुख्तलिफ जगहों पे सपोर्ट किया। लेकिन असल सपोर्ट तो अभी आपको पता होगा, रिसेंटली एक केस आया था जो फेक अकाउंट्स का केस था, और उसमें 2 कंपनी ऐसी हैं जो उन्होंने 2008 से लेकर 2013 में एज अपोज टू रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान जो पूरा नीचे जा रहा था, ये 2 कंपनी ऊपर जा रही थी। एक समिट बैंक था और एक ओमनी ग्रुप था जी। ये इन दोनों की बहुत ज्यादा वादा हो गई थी, और जिसमें ये सारे फेक अकाउंट्स हुए थे। अच्छा, उनके ऊपर जब केस आया, सब कुछ हुआ है, तो इस आईनी बेंच ने वो केस अपने सामने लगवाया, और उन्होंने समिट बैंक और ओमनी ग्रुप वालों को कहा कि सॉरी, ये बिल्कुल ठीक है सर, वो तो फिर डिटेल्स है ना इस केस की भी, और फिर काजी फैसल साहब के पास जितने केसेस लगे थे उनके भी, लेकिन मेरे पास इतनी डिटेल्स में जाने का वक्त नहीं है ये। अच्छा चले, अच्छा ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इनको उस वक्त भी पता नहीं था कि एक्चुअली जो 26वीं तनामीम के अंदर क्या है, किसी को कुछ नहीं पता था। इनके जो चेयरमैन सेनेट है, उन्होंने संडे वाले दिन कहा था मुझे नहीं पता कि उसका क्या है, ठीक है। तो ये लोग एक पेज पे ना थे ना है, ये कार्बन पेपर है, इनके ऊपर पेज रख के मैं लास्ट कमेंट में लेना चाहता हूँ हाफिज साहब से एक लास्ट। बिल्कुल सही है सर, हमारे साहब मैं मानना चाहता हूँ वक्त में। बिलावल भुट्टो साहब ने खुद कहा था उसके बाद के उनके साथ गवर्नमेंट ने धोखा किया था, क्योंकि बकौल मौलाना साहब के और बिलावल भुट्टो के बात कोई और हुई थी और कुछ और हुआ। सही है, बिल्कुल हाफिज साहब, ये ऑपोजिशन लीडर्स का फिलहाल तो इंतखाब रोक दिया गया है पेशावर हाई कोर्ट से, लेकिन आप समझते हैं कि अगर ऑपोजिशन लीडर का इंतखाब होता भी है तो ये PTI ही का इस्तेहकाक बनता है या बाकी पार्टीज भी आ सकती है? देखिए, ये जमहूरी जो पार्लिमानी रिवायत, जमहूरी रिवायत अगर आप देखें, हमेशा अपोजिशन लीडर अपोजिशन जमातों में जो अक्सरियती पार्टी होती है, उसका अपोजिशन लीडर उसी पार्टी का होता है। तो अगर फिर भी पार्लियामेंट में अक्सरियत PTI के पास है, तो अपोजिशन लीडर। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया शैला साहब, डॉक्टर हमारी मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।